दोस्तों, मैं हूं संजीव इंसान और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बात में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने ये यूट्यूब चैनल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम की, आपके लिए उन तैयारी में सहयोग करने के लिए जो टॉपिक्स वगैरह आते हैं उसको हमने बोला था कि टीचिंग वीडियो डाला करेंगे, वो समझाने के लिए ये स्टार्ट किया है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम पहले ये बता दूं कि ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पहले नंबर क्या होते हैं इसके बारे में, फिर टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जैसे स्थानीय मान या अंकीय मान जो आप छोटी क्लासेस में देखा करते थे, यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें क्या होगा, कई सारी संख्याएं होंगी, उनकी गुणा दी होगी, उनकी गुणा आपको पूरी नहीं करनी, उसमें यूनिट डिजिट क्या आता है वो आपको बताना होगा। और लास्ट में डिविजिबिलिटी चेक। आपको नंबर दिया होगा, आपको ये बताना होगा कि ये 3 से 6 से 5 से 4 से भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा भी और टाइप्स भी हो सकते हैं दोस्तों, और तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं नंबर सिस्टम में। अभी हम आज के लेक्चर में यही पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम में जैसे कि आप नंबर देखते हो, 1 है, 2 है, -3 है, 3.5 है, 2/3 है, -1 है। ये सब क्या है, ये सब नंबर्स हैं। ठीक है। इनकी स्टडी करना, ठीक है, इनको पढ़ना, इनसे रिलेटेड अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब करना। मतलब इनकी स्टडी आप अच्छी तरह इनको समझ सको। ठीक है। क्योंकि जब आगे के चैप्टर्स में आप जाते हो तो आपको फ्रैक्शन वगैरह की नॉलेज नहीं है, डेसिमल्स का अगर नॉलेज ढंग से नहीं है तो गुणा करते हुए कई साथी गलत कर देते हैं गुणा को। दशमलव के बाद जैसे कई 0 आए या अपने आप 0 लगाते हैं, इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे ये 3.50 या 3.5 एक ही चीज़ होती है, आगे 0 कितनी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें नंबर सिस्टम की सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप आगे पढ़ते जाओगे सब नंबर का गेम है। अगर किसी को फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, माइनस और प्लस और इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, दशमलव में कन्फ्यूज़न है, तो उसके बाद आगे के चैप्टर और मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम यही करेंगे। नंबर के बाद जैसे हमने बताया टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग नंबर कौन कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर कितने टाइप के होते हैं, जैसे नंबर को हमने लिया रियल और इमेजिनरी नंबर। ठीक है। आपने कुछ दोस्तों ने ये टर्म पढ़ी हो, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे कि माइनस की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसके अंडर रूट लगा दिया जाए, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसको आयोटा से भी डिनोट किया जाता है। ज़्यादातर इसकी स्टडी जो आफ्टर 10th होती है, जो हायर एडवांस मैथमेटिक्स होता है, उसमें इसकी स्टडी +1 +2 उसमें की जाती है इमेजिनरी नंबर्स की। ज़्यादातर इसकी जो हमारा न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इतना इसका यूज़ नहीं होता इमेजिनरी नंबर, फिर भी अपने नॉलेज के लिए आवश्यक है। तो जो भी संख्याएं नेगेटिव में होती है, -1, -2, -2.5 जो भी हो, उसका जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर इसके अंदर पॉजिटिव हो कोई, जैसे वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 4 है, इनको नहीं बोलेंगे, सिर्फ माइनस में हो जो। ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि हम जैसे वर्गमूल 4 करते थे तो हम जनरली इसका 2 लेते हैं, वैसे ये 2 भी होता है और -2 भी होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो उसके 2 आंसर आते हैं, 2 और -2। ठीक है। ये संख्या पॉजिटिव थी, इसका वर्गमूल आ गया। पर जो संख्याएँ माइनस में हैं उसका वर्गमूल क्या आएगा, जैसे ये 4 हो तो 4 का तो आप 2 ले लोगे, पर माइनस का अंडर रूट क्या, उसी के लिए माइनस का जो अंडर रूट है ना, उसी के लिए इन्होंने क्या इसको नाम दिया, आयोटा। ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर, इसकी ज़्यादातर स्टडी नहीं होती, इतना यहीं रुक जाता है ये। ज़्यादातर जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब है वो किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। तो हम आ जाते हैं मेन हमारा जो नंबर है रियल नंबर पे। रियल नंबर में आप जैसे 1 है, 2 है, -3 है, 3.5 है, जो भी आप स्टडी करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है। रियल नंबर्स के भी हम आगे पार्ट्स करेंगे कि रियल नंबर आगे कितने प्रकार का होता है। तो रियल नंबर में आप देखिए,
रियल नंबर में होते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन। ये मैंने क्या लिखा, इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, ठीक है, पूर्ण जमांक जो अंक पूरे हों। फ्रैक्शंस जिनको हम भिन्न बोलते हैं हिंदी में, या दशमलव कहते हैं हम डेसिमल्स में इसको, ठीक है। ये दो प्रकार मैंने कर दिए। देखो आप जो भी अंक देखोगे ना, या तो वो पूरा होगा, ठीक है, या वो पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा होगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 है, -3 है, 2.5 है, 2/3 है, ठीक है। इस टाइप के नंबर आ गए। इनको हम पूर्णांक कह देंगे, पूरे अंक हैं, और इनको हम भिन्न कह देंगे या दशमलव कह देंगे। तो आपको बहुत आसान है समझना, बिल्कुल अच्छे से आपको पता लग गया होगा कि पूर्णांक कौन से होते हैं, जो पूरे अंक हो, और जो पूरे अंक ना हो वो भिन्न। बस दो ही प्रकार सिर्फ इसके किसके रियल नंबर के हमने किए, एक पूर्णांक और एक भिन्न या दशमलव, ठीक है। इसके बाद हम आगे किसके फ्रैक्शंस के आगे कोई पार्ट नहीं करेंगे। वैसे तो आगे जो फ्रैक्शन होती है ना, तो वो मिश्रित भिन्न भी होती है, सरल भिन्न भी होती है। सरल भिन्न जो होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 2/3। जो मिश्रित भिन्न होती है उसको क्या लिखते हैं, जैसे 1 से 2/3, जिसमें पूर्णांक भी होता है और जिसमें भिन्न भी होती है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 एकम 3 और 2 5/3, ठीक है। जो मिश्रण हो पूर्णांक का और भिन्न का उसको हम मिश्रित भिन्न भी बोल देते हैं। बस यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पर इंटीजर जो हमारा पूर्णांक है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वो आगे और चलेगा। इंटीजर में देखिए उसके क्या प्रकार होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम कह सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपने देखे ही हैं, जो भी अक्सर 3 -3, ये देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। और एक है होल नंबर, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याएं जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, जो 0 1 2 3 4 ये चलती है, ठीक है, जो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में और होल नंबर में, इन दोनों में क्या फ़र्क रहा, इसमें 0 नहीं होता, ठीक है, 1 2 3 4 ये चलते जाते हैं। इसमें 0 होता है, बस 0 अगर लगा दो तो वो होल नंबर हो गया, इतना ही फ़र्क है। नेगेटिव इंटीजर बिल्कुल इनसे अलग है, जो माइनस के, -1 -2 -3, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और 0 अगर स्टार्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इंटीजर के अलग अलग टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो होल नंबर होते हैं उसमें एक 0 होती है, मैंने अभी बताया आपको। अगर ये 0 ना हो तो बाकी जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, नेचुरल नंबर बच जाता है, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके चलती जाती है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। अगर इसमें हम 0 और जोड़ दें तो ये होल नंबर हो जाती है। ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, इतना ही फर्क होता है, इसमें 0 एक्स्ट्रा होती है। क्योंकि 0 का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था, आपने सुना है, आर्यभट्ट ने किया था। ये इसका आविष्कार बाद में हुआ है। प्राकृत संख्याएं पहले थी, 1 2 3 4 ये सिंपल संख्याएं थी। 0 बाद में जुड़ी, इसलिए इसको हम प्राकृत संख्या नहीं कहते, ठीक है, ये बाद में बनाई गई थी। तो हमने पूर्ण संख्या के 2 भाग कर दिए, एक 0 कर दिया और बाकी बच गई वो नेचुरल नंबर हो गए n, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में भी आगे कई प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा कैसे। 1 2 3 4 है, इसमें से अगर आप देखोगे तो 1 3 5 ये नेचुरल नंबर है, 2 4 6 ये भी नेचुरल नंबर है। क्या फ़र्क है, ये सारे 2 से भाग होती है, ये सारी 2 से भाग नहीं होती। तो इनको क्या कहेंगे हम, इनको ओड नंबर कहेंगे और इनको इवन नंबर कहेंगे। ये राजा ओड नंबर विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, इवन नंबर सम संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। एक तो इनका ये प्रकार आ गया। उसके बाद एक और टाइप अगर इनका हम देखें तो वो ये हो जाता है प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य, जो भाग नहीं होती। और कंपोजिट को क्या कहते हैं, भाज्य, जो भाग हो जाती है। अभाज्य संख्या का मतलब ये मत समझना कि वो भाग किसी से नहीं होती। जैसे मैं संख्या 7 लूँ तो ये किस से भाग होगी,
आप कहोगे जी ये भाग हो जाएगी 1 से, बिल्कुल होगी, 1 से तो सभी संख्याएं होती हैं। और ये भाग हो जाएगी 7 से, तो फिर 7 से तो सभी होती हैं, ऐसे तो सभी भाज्य हो जाएंगी, फिर अभाज्य तो कोई बचेगी नहीं अगर ये लॉजिक लगाएं। तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। किसको? एक तो 1 को, और एक खुद नंबर जो खुद से भाग होती हों और जो 1 से भाग होती हों, इसके अलावा किसी से भाग ना होती हों, वो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो किसी से भाग हो जाती हैं वो भाज्य संख्या कह देते हैं। ठीक है, जैसे 6 है, ये भाग हो जाती है, किससे भाग होती है? ये 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं हम? ये भाज्य संख्या है। 5 है, 5 को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो दोस्तों आपने इसमें देखा नंबर सिस्टम को। पहले हमने रियल और इमेजिनरी नंबर पढ़ा। रियल नंबर के फिर आगे हमने 2 पार्ट किए, एक तो पूरे जो अंक होते हैं और एक अधूरे होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और एक ऐसा आ गया जैसे 1/5 2.3। तो हमने इसको इंटीजर और फ्रैक्शन में लिया, पूर्णांक और भिन्न। उसके बाद पूर्णांक में पॉजिटिव अलग होते हैं, नेगेटिव अलग होते हैं, और पॉजिटिव जो होते हैं 1 2 3 4 उसके आगे 0 लगा दो तो होल नंबर। ये अलग अलग हमने इसके टाइप्स लिए। और होल नंबर में हमने 0 एक तरफ लिख दिया तो बाकी बच जाती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में फिर इवन आ गई जो 2 से भाग होती है, ओड आ गई जो 2 से भाग नहीं होती, प्राइम नंबर आ गए जो खुद और 1 को छोड़कर किसी से भाग नहीं होते, अभाज्य भाग नहीं होते, कंपोजिट नंबर जो भाग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर आपने और पढ़ा होगा कहीं किसी न किसी एग्जाम में, परफेक्ट नंबर। इतना कॉमन नहीं है ये, पर 1 2 एग्ज़ाम में इसके भी सम आए हैं, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेना ज़रूरी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हमने नंबर ले लिया 30। 30 के फैक्टर करते हैं हम, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड। हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणनखंड। गुणनखंड को अगर तोड़ लें तो गुणा और खंड, खंड मतलब टुकड़ा, गुणा में जो टुकड़े हों। ठीक है, जैसे कोई भी 6 है, इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा गुणा में 2 गुणा 3। इसके गुणा में 1 भी लगा सकते हो आप, 1 गुणा 2 गुणा 3। तो ये क्या है? इसके ये टुकड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े या गुणनखंड हम लिखते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? जो कि इसको भाग करते हैं। ठीक है, जो भाग करेगा वही तो गुणा में आएगा। जैसे 5 इसको भाग नहीं कर सकता तो 5 यहाँ आता भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं इसको भाग कर सकती है? 30 को 1 कर सकता है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 4 नहीं करता, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है, 6 5 30। उसके बाद 3 से 10 पे, 2 से 15 पे वापस चल पड़ते हैं जैसे हम, और 1 से 30 पे जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या करती हैं? इसको भाग करती हैं। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 8 गुणनखंड आ गए हमारे पास ये। ठीक है, अगर इनका हम जोड़ करें खुद को छोड़कर, खुद जो नंबर है 30 खुद है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़कर अगर हम इसका जोड़ करें 15 जमा 10 जमा 6 जमा 5 जमा 3 जमा 2 जमा 1, तो क्या आता है? देखो 15 और 10 25, 6 31, 5 36, 3 39, 2 41 और 1 42। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंडों का जोड़, खुद को छोड़कर इसके गुणनखंडों का जोड़ 42 आया, और ये संख्या क्या है? ये 30 है। ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट नंबर नहीं बोलते। परफेक्ट नंबर किसे बोला जाता है? कि उसके गुणनखंडों का जोड़, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर। जो संख्या है उसको छोड़कर उसके सारे फैक्टर्स का जोड़ इज इक्वल टू द नंबर, उस नंबर के बराबर होना चाहिए जो नंबर दिया है। यानी कि जो भी हमें नंबर दिया जाता है, चाहे वो 30 हो या 40 हो, वो किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ फैक्टर्स के बराबर। ठीक है, उसके गुणनखंडों के बराबर, एक्सेप्ट द नंबर। वो नंबर हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अगर वो नंबर ले लेंगे फिर तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं 30 लूँ, 30 इधर लूँगा मैं, अब सम ऑफ फैक्टर करूँगा, और अगर मैं नंबर खुद को ना छोड़ूँ, खुद क्या है? 30 है, तो ये 30 खुद अकेला ही बराबर हो गया, बाकी फैक्टर्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, उस एक को छोड़ देते हैं और बाकी फैक्टर्स का जोड़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम आपको एक दो नंबर लेके दिखाएंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे आप 28 लो, ठीक है, इसके फैक्टर कर दो आप। फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 से नहीं जाता, 4 5 6 7
4 से 7 पे गया, 3 से जाता नहीं है, 2 से गया कितने पे जाएगा 14 पे, और 1 से कितने पे जाएगा 28 पे। ये फैक्टर है। अच्छा 28 को आप छोड़ दो तो क्या बच गया, ये फैक्टर बच गए, इनका आप जोड़ कर दो, 1 2 3 4 7 7 14 और 4 14 28, तो सम कितना आ जाएगा इसका 28। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, नंबर के बराबर, जो नंबर हमें दिया हुआ था यहाँ पे। तो यानी कि 28 के फैक्टर्स का जोड़, ठीक है, उस खुद को जोड़कर बाकी फैक्टर्स का जोड़ खुद 28 आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है। अच्छा कोई भी नंबर दिया जाता है आपको, ये नंबर दे दिया 357, ठीक है, ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसमें कोई एक अंक ले लेते हैं आप, अंक क्या ले लिया हमने 5, अंक 5 का अंकीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करो, या फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 5। ठीक है, अब देखो दोस्तों, फेस वैल्यू फेस को देखकर बताई जाती है। जैसे मैं आपके सामने आता हूँ, आप मेरी फेस वैल्यू क्या देखोगे, आपने अगर फेस देखा है, वैसे आप मुझे नहीं जानते हो बिल्कुल कि कौन है, कहाँ से है, क्या काम करता है, किस गांव से है, तो आप फेस देखोगे, देखा तो लड़का है, ये आदमी है। ठीक है, अच्छा थोड़ा एज का गैस कर लोगे, बस ठीक, गोरा है, काला है, जो भी है, ठीक है, गोरे तो है नहीं खैर हम। अच्छा यही अंदाज़ा लगाओगे आप। पर अगर आपको स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपको पूछी जाती है, तो उसमें ये आ जाता है बंदा क्या काम करता है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो कोई दोस्त बोलेगा ठीक है कि जी ये विदेश मंत्रालय में है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में फ़र्क आ गया। अब मान लो एक आपको बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत या कोई बंदा मिलता है, ठीक है, आप उसका फेस देखते हो तो आपको एक साधारण आदमी सा दिखता है, बाद में पता चलता है ये तो मंत्री जी हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती, उसका मान एकदम से बढ़ जाता है। क्यों, उसका प्लेस पता लग गया आपको, उसका स्थान पता लग गया, बोले ये मंत्रालय में बैठता है, वहाँ पे मंत्री जी हैं, ये बिजली मंत्री हैं ये। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे है। देखो अगर 5 का फेस वैल्यू कहोगे तो 5 आपने देखा ही होगा, 5 का फेस कैसा होता है, ऐसा होता है, आप वैसे ही फेस बना दो वैसा, बस 5 का फेस बना दिया। ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कहाँ है। अब ये 3 अंकों की संख्या में दूसरे स्थान पर है, और एक मैं संख्या लिखता हूँ, यहाँ इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर इसको 5 को हटा दो तो ये संख्या कितनी छोटी हो जाएगी, सोचो आप। मान लो आपकी 1 साल की आमदनी इतनी हो, ठीक है, कितनी, 53,42,769। आप बोलोगे सर जी अगर इतनी इनकम होती तो आपके लेक्चर देख रहे होते हैं। बात तो सही है, मान लेते हैं, मैथ में मानते हैं ना। 53 लाख, अगर इसमें 5 को हटा दूं क्या बच जाएगा, 3,42,769। बताओ, इनकम धड़ाम से नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है क्योंकि ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख की जगह नहीं, 10 लाख की जगह बैठा है ये 5, और इसमें बैठा है 5 दहाई की जगह, तो वैल्यू का फ़र्क होगा। ठीक है, प्लेस के कारण, क्योंकि इसमें प्लेस अलग है, इसमें दहाई की जगह है तो इसमें 50 आएगा। ठीक है, इसका 50 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा इकाई की जगह, तो इसका 3 है, 300 आ जाएगा। ऐसे आप स्थानीय मान निकालते थे जब आप बच्चे होते थे, अब भी बूढ़े नहीं हो खैर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो 5 की वैल्यू बहुत आएगी, बाकी सारी जितनी। ये 0 क्यों लगाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये 6 जीरो लगा दी, ये 50 लाख आ गया आपका। कहते थे कि जो अंक है उसको ले लो और उसके बाद जितने बचे हुए, जैसे 6 को ले लो और उसके बाद जितने बचे 0 लगा दो। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं ले सकते, ये 9 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू इतनी थी, 9 वाली वैल्यू मत लो, वो 9 की है, ये 7 की है, ये 2 की वैल्यू है, तो हम तो सिर्फ 5 की ले रहे हैं, इनकी नहीं ले रहे, तो इनकी जगह 0 लगा दो। ठीक है, ये वैल्यू 5 की आ जाएगी। ये आपके होते हैं अंकीय मान और स्थानीय मान। आगे हम दोस्तों अभी पढ़ते हैं यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको ऐसे दिया होगा, कुछ गुणा दी होगी, कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, ठीक है, और इससे बड़ी भी हो सकती है। आपको क्या बताना होगा, आपको ये बताना होगा कि भी इसकी गुणा करने से आपका जो भी उत्तर आता है, ठीक है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका मतलब सारी गुणा तो नहीं करनी हमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है, दहाई का, सैकड़ा का नहीं बताना। और बता दूं आपको कि इसमें 1000 के 10,000 के अंक भी आएंगे क्योंकि इतनी बड़ी गुणा है। ठीक है, वो हमें नहीं बताने, इसका मतलब हमें गुणा तो नहीं करनी। एक बात तो समझ गए।
तो जो परंपरागत तरीका होता है, आप गुणा करने मत बैठ जाना, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, इसमें सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा कर लेना चाहिए। 7 और 5 ही गुणा करोगे, 7 5 35, ठीक है, ये आ गया। इसमें से भी इसको मत लीजिए, आप सिर्फ इकाई का अंक लीजिए, इसकी गुणा जो भी आएगी इसके साथ इसकी गुणा जब करेंगे आप, तो इसमें क्या इकाई का अंक 2 है, तो 5 और 2 की इसकी गुणा कर दीजिए, तो 5 दूने 10 जीरो। तो इसमें इकाई का अंक जो आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 0। आपको इतना बताना है, बिल्कुल सरल सा है। इसमें आपको कुछ पावर्स के सवाल भी आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। 15 की पावर आप लगा लो 65 है। आप बताओ जी इकाई का अंक क्या होगा इसमें। 5 जो है, 5 को आप गुणा करो 5 से, 2 पावर होती है, 2 बार गुणा करते हो ना, 15 गुणा 15। तो अब एक को तो छोड़ दो, लास्ट वाले इकाई का अंक ही बताना है हमें। तो 5 5 25, फिर 5 से करो, तो आपने देखा 5 से कितनी बार ही गुणा करे जाओ, 5 5 25 आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 5 से करोगे तो 125 आएगा, फिर एक बार 5 से और करोगे 625 आ जाएगा। तो इकाई का अंक तो 5 ही रहता है। तो इसका मतलब अगर इसको 65 बार भी गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो यह आप ऐसे लिख सकते हो। और कोई सम ले लो, जैसे आप ले लो 143, ठीक है। इसकी पावर क्या लेते हैं हम, 71 लेते हैं, ठीक है। इसमें हम इकाई का अंक निकालें तो कैसे निकालेंगे, मुश्किल तो नहीं है। हमने इकाई का अंक लेना है सिर्फ, तो इसका मतलब 3 की पावर 71 ले लो, हमें 14 से मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3 को 71 बार गुना करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा करके देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 3 की एक बार करोगे तो क्या आएगा, 3 की एक बार में तो 1 ही आएगा, 3 एकम 3। 2 बार करोगे तो 3 तिये 9, 3 बार कर दो, तीसरी बार करोगे तो 9 तिये 27, चौथी बार करो 27 तिये 81। इकाई का अंक क्या आया, 1 आया। यहाँ पे पकड़ लो। क्यों पकड़ रहे हो, क्योंकि अब 1 आ गया। अब 1 को आप मान लो 81 आ गया ना, 81 को आप कितनी बार गुना करते जाओ, कितनी बार, क्योंकि लास्ट में 1 है तो वो 1 ही आता जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये 4 बार में 1 बन गया, कितनी बार में बना, 3 की पावर 4 किया तो आपका 81 आ गया। यहाँ पे हमने यही करना है, क्या करना है, 3 की पावर 4 को अलग कर लेना है। 3 की पावर 4 अंदर, अच्छा ये 71 तो ज़्यादा है, 4 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 17 चौके 68, ये देखो दोस्तों 3 की पावर 4 है ना, ये 3 की पावर 4 को 17 बार करोगे आप तो 3 की पावर 68 हो जाएगी। 71 है, कितनी बच गई, 3 की पावर 3 बच गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, 17 बार, तो वो 3 की पावर 68 हो गई और 3 ही हो गई 71, पावर पूरी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम, 81। 81 की जगह इकाई का अंक निकालना है तो हम 1 ही लिख लेंगे, 1 की पावर 17, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 होती है 27, 27 में इकाई का अंक क्या आया, 7, और इसमें 1 की 17 बार करोगे इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 7 की गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया, 7 आया, यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इसके भी हम आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, सम करेंगे, अच्छे से इसको करेंगे। एक बार थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको इतना बताया, डिविजिबिलिटी चेक, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कोई दी हुई संख्या, चाहे वो कोई भी हो, वो संख्या किसी एक नंबर से, ठीक है, किसी एक अंक से, वो 5 हो या 6 हो, उससे भाग होती है या नहीं होती है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास सम आएंगे। एक तरीका तो आप जैसे जानते ही हैं कि उस संख्या को उस अंक से भाग करके देख लो, पता लग जाएगा भाग होती है कि नहीं होती है। पर क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, समय बहुत कम होता है, तो आप भाग करके बड़ी संख्याएं होंगी तो वो नहीं देख सकते। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, या ट्रिक्स कह दो या मैथ के रूल ही कह दो, आपको अंदाज़ा लग जाता है उसे देख के कि ये भाग होती है कि नहीं होती है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम वही करेंगे, वही आपको बताएंगे कि कैसे किसी संख्या को चेक करना है कि वो भाग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो अब हमारी बारी आती है अंक लेने की। हम ले लेते हैं अंकों में 2, ठीक है। मैंने 1 क्यों नहीं लिया दोस्तों, 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है। आपको पहली बार तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, आएगा तो आप बिना सोचे समझे लिख दो कि भाग हो जाएगी, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं भाग होती है। अच्छा 2 की बारी है, 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो अंतिम अंक जो होता है संख्या का, या मैं ये कहूँ
इकाई का अंक, ठीक है, या अंग्रेजी में कहूँ तो लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक कर लो सिर्फ उस संख्या का, ठीक है। जैसे 362 है, ये 2 से भाग होगी या नहीं, अगर ये भाग हो जाता है तो ये सारी संख्या भाग हो जाएगी, ठीक है। आपने इतना ही देखना है। यहाँ पे देखो 2 संख्या है या 3 संख्या है 4 संख्या है, मतलब अंक 2 या 3 या 4, 2 है 4 है 6 है तो भाग हो जाएगी, 3 या 5 है तो भाग नहीं होगी। आपने पूरी को चेक करना ही नहीं है, ठीक है। कभी विस्तार में भी समझाएंगे कि आपको यही क्यों देखना होता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता भी है ज़्यादातर को कि क्योंकि 2 से हम भाग करने लगते हैं, 2 एकम 2 बच गए, 2 8 16, तो यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, ये पूरा भाग हो गया, ठीक है। ये पूरा भाग हो गया तो सिर्फ ये 2 बचा, 2 तो भाग होता ही है। अगर ये पूरा भाग ना हो, 352 हो जाए तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच के इधर आएगा, 1 विषम है, ठीक है, तो ये भाग नहीं हो पाता, 35 2 से भाग नहीं होता, 1 विषम है। बट 1 2 के साथ लगेगा तो ये 12 बन जाएगा, क्योंकि आपका लास्ट का इकाई का अंक है ना, लास्ट में यही आना है, ठीक है। उससे पहले चाहे 1 हो चाहे 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी संख्या देखते हो सम है या विषम है, कैसे देखते हो? उसकी इकाई के अंक से, ठीक है। आप ये नहीं देखते, ये देखो ये विषम है और ये सम है, दहाई का अंक तो इसका 3 है, पर क्यों वो हमें देखना ही नहीं है, हम तो ये देखते हैं। तो इसके लास्ट में 2 है ना, यहाँ पे 1 आएगा या 3 आएगा, वो भाग हो ही जानी है, ठीक है। तो सिर्फ अंतिम अंक देख लिया करो, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट उस संख्या का भाग हो जाता है 2 से, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम अंक कौन सा ले लें? अंक 3 ले लें अगर अंक, ठीक है। 3 का हमने कैसे देखना है, कोई संख्या को कैसे चेक करना है आपको, ठीक है। आप उसमें क्या करो कि जो अंक होते हैं आप उनको जोड़ लो, ठीक है। अंकों का जोड़, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़ है वो 3 से भाग होना चाहिए। अगर वो भाग हो जाता है तो आपकी संख्या भाग हो जाएगी। जैसे इसमें अंकों का जोड़ क्या है? 1 4 5 7 12 5 17 1 18, ठीक है। 18 3 से भाग हो जाता है तो ये भी भाग हो जाएगी 3 से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम अंक 4 के ऊपर। अंक 4, अंक 4 पे क्या करेंगे हम? अंक 4 से अगर हमें भाग करना है तो हमें संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपको, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। कोई भी संख्या है आपको, ठीक है, वो कितनी भी ही लंबी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख लो आप। जैसे ये है, ये 64 है। अब 64 है जो 4 से भाग हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से भाग पूरी की पूरी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ लास्ट के आपने 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो भाग हो गए तो ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला अंक आ जाता है आपका 5। ये आपको आसान लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि 5 का आपने पढ़ा पड़ा हुआ है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो लास्ट में आया 0। 5 3 15, लास्ट में आया 5। 5 के 20, लास्ट में आया 0। 5 5 25, 5 के 30। तो इसमें 5 का जो पहाड़ा है उसमें इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक कह दो या लास्ट डिजिट कह दो, वो क्या होता है? या तो 5 आता है या 0 आता है। तो सिंपल, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है कोई भी संख्या का, वो क्या होना चाहिए? या तो 5 हो या 0 हो, 215 हो या 220 हो। जो संख्या वो कितनी ही बड़ी हो, आगे कुछ मर्जी लगाते रहो, वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, ठीक है। उसका अंतिम डिजिट है वो 5 के पहाड़े में आना चाहिए। 5 का पहाड़ा होता है 5 और 0 ही आता है 5 के पहाड़े में, वो आएगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं अंक 6 के ऊपर। 6 में हमने क्या देखना है? 6 के टुकड़े होते हैं, क्या होता है? 2 गुना 3, ठीक है। जो संख्या 2 से भाग होती है, जो संख्या 3 से भाग होती है, वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपल यही चेक करना है, कोई भी संख्या हो उसको। अब ये संख्या 2 से भाग हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट में 2 है, जो कि संख्या ये 2 अंक से भाग हो जाता है। 3 से चेक कर कैसे करोगे? 1 और 4 5 और 3 8 7 15 2 17, 17 3 से भाग नहीं होता, तो ये 6 से भाग नहीं होगी। एक आगे और लगा दूँ मैं, कितना हो गया? 18। अब इनके अंकों का जोड़ 18 है, 3 से भाग हो जाएगा। 2 से ये वैसे ही भाग हो रही है, तो 6 से भी भाग हो जाएगी ये, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं इसको।
तो 6 से भाग कोई संख्या कब होगी? जब वो संख्या 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए। ठीक है, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं हम अंक 8 पर। 8 में हमने क्या करना है, आपने देखा होगा 2 का और 4 का। 2 में क्या था, लास्ट डिजिट अगर भाग हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। इसमें क्या था, लास्ट के 2 डिजिट अगर भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। वैसे ही सेम 8 में है, लास्ट के आपको 3 डिजिट लेने हैं। 8 में क्या होता है, 8 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2। 2 को 3 बार गुना करती है, 2 की 3, तो इसमें आप 3 डिजिट लोगे, लास्ट के 3 डिजिट ले लेना। अगर वो भाग हो जाती है 3 डिजिट से बनी संख्या, तो वो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, सॉरी 8 से भाग हो जाएगी। आप कोई भी संख्या लो जैसे, ठीक है, इसके 3 डिजिट हैं ये 8 5 40, 8 6 32, ये भाग हो रहा है तो ये पूरी भी भाग हो जाएगी। कैसे इसको करोगे, 8 6 48, बच गए 6 63, 8 7 56, बच गए 7 72, 8 नहीं 72, हो रही है बात। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3 डिजिट चेक करने हैं। चलो इसमें तो आप कहोगे कि हम यहाँ से भी भाग कर सकते थे, पर कई बार संख्याएं बहुत बड़ी भी हो जाती हैं, इतनी बड़ी आ जाए तो आपको पूरी को भाग नहीं करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लो, वो संख्या भाग हो जाएगी। अभी मैं ये भी बता दूं 16 के लिए भी, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, लास्ट 4 डिजिट लेने हैं आपको। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 16 से भाग हो जाएगी। इसको सिंपल याद रखो बस, 2 4 8 16 को, कि 2 में हमने लास्ट का 1 डिजिट लेना है, 4 में 2 डिजिट लेने हैं, 8 में 3 डिजिट लेने हैं और 16 में 4 डिजिट लेने हैं। ठीक है, 2 की पावर के बराबर, 16 में बराबर होता है 2 की पावर 4, तो हमने 4 डिजिट लेने हैं। वो अगर भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम करते हैं अंक 9। अंक 9 सेम रूल है, कैसा, एज 3। 3 से भाग में क्या करते थे हम कि सम ऑफ डिजिट, जो अंकों का जोड़ है उस संख्या का, कोई भी संख्या ले लिया, 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15, 15 है इसके अंकों का जोड़। 15 3 से भाग होता है तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 15 9 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होती। ठीक है, मगर 3 से भाग हो जाएगी। तो इसमें क्या करो, आप 3 यहाँ लगा दो। अब क्या बन गया, ये इसके अंकों का जोड़ 18 हो गया, 3 और बढ़ गया, तो अब ये 9 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 18 क्या होता है 9 से भाग हो जाता है। तो सिंपल आपने यही देखना है कि अंकों का जोड़ है वो अगर 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आगे हम ले लेते हैं अंक 10। आपको कोई शायद ही पूछे एग्ज़ाम में कि ये संख्या 10 से भाग होती है कि नहीं होती, क्योंकि 10 के पहाड़े में जब भी आप करते हो या मल्टीपल्स लेते हो 10 के, तो उसमें अंतिम अंक, इकाई का अंक या लास्ट डिजिट क्या आता है, अंतिम अंक आता है 0। तो सिंपल देख लो, उस संख्या में लास्ट नंबर अगर डिजिट 0 हो तो वो संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, कि आपको संख्याएं दी होंगी, आपको ये देखना है कि वो संख्या 11 से भाग होती है या नहीं है। इसको आसानी से चेक करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि एक तो होते हैं ओड प्लेसेस और एक होते हैं इवन प्लेसेस। प्लेसेस मतलब स्थान। ठीक है, जैसे ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये संख्याएं पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर हैं, यानी कि विषम स्थान पर हैं, और ये दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर हैं, यानी कि ये सम स्थानों पे हैं। तो इनका योग कर लिया करो और इनका योग कर लिया करो। जैसे 7 और 4 11 और 3 14, और इनका योग हो गया 6 और 5 11 और 2 13। इनका जो डिफरेंस हो ना, इनका डिफरेंस हो गया 1। इनका डिफरेंस 11 से अगर भाग हो जाए तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी, पर ये तो नहीं हो रहा। क्या इनका जो इवन प्लेसेस पे हैं उनका जोड़ 13 है और जो ओड प्लेसेस पे हैं उनका 14 है, फ़र्क है दोनों में।
तो एक संख्या में थोड़ा सा हम वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 8 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 9। ठीक है, ये ओड प्लेसेस है तो 14 और 8 22 हो गए, और ये 9 13 और 9 22, इनका डिफरेंस हो गया 0। अब ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओड और इवन प्लेसेस पे जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 22 22 है, उनका डिफरेंस 0 है। देख भी सकते हो, 11 8 88, 10 11 99, 3 11 3 33, 11 24 44, 10 106 और 11 99 7 11 37 70 भाग हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है सम ऑफ डिजिट किसका, एट इवन एंड ओड प्लेसेस। ठीक है, जो इवन प्लेस पे हों और जो नंबर ओड प्लेस पे हों उनका सम देख लो, फिर उनका डिफरेंस जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए 11 से। अगर वो डिवाइड होता है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, अगर वो नहीं होता तो वो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें ओड प्लेसेस का जोड़ 14 आ रहा था, इनका 13 आ रहा था। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिया हमने, संख्या बढ़ा दी थोड़ी तो 22 22 आ रहा था, वो भाग हो जाती है। तो ये अंक 11 से हमने देखा। दोस्तों, जब हम नंबर सिस्टम कर रहे थे तो दो नंबर हमारे, दो प्रकार नंबर के हमारे रह गए थे। कौन कौन से थे वो? एक था रैशनल नंबर और एक था इर्रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? जब हम नंबरों का प्रकार लेते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हमें यही करना चाहिए, जैसे रियल को हमने किया, रियल और इमेजिनरी किया नंबर को, रियल नंबर में फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर में फिर आगे इंटीजर में जाना था। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक तो मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाता है कि जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, P/Q फॉर्म, और जिसको हम नहीं लिख सकते P/Q फॉर्म में उसको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू P/Q फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सी फॉर्म आ गई? एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 3/5। ठीक है, ये एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। अब कहोगे 2, आप 2 तो P/Q में नहीं है, तो ये रैशनल, ये भी रैशनल है क्योंकि इसके नीचे हम लगा सकते हैं बटा में, कुछ ना हो तो 1 लगा दो, क्योंकि 1 से भाग करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2/1, तो ये आपके जितने भी इंटीजर हो गए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, ये सारे किस में आ गए? P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको, तो सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो गई आपकी 3/5, 2/7, ये सब क्या किस में आ गया? ये P/Q फॉर्म में आ गया, तो इसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर डेसिमल में जाते हैं हम, क्योंकि ये फ्रैक्शन के ही डेसिमल बनाते हैं हम, तो जैसे 2.7 है, 2.9 है, इसको हम लिख सकते हैं 27/10, 29/10, तो ये भी P/Q है, इसको भी क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर। तो फिर क्या रह गया ऐसा जिसको हम इरेशनल नंबर कहें? फॉर एग्जांपल आपने दशमलव ऐसे भी देखे होंगे, 2.777777, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 और इसकी बार लगा दिया, इसका मतलब जो बार बार आए। ठीक है, इसको हमने एक तरह से लिमिट कर दिया, अनलिमिटेड नहीं रहा, ऐसे चलता ही जाता, वरना ये लिमिट हो गया ना एक तरह से दशमलव। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका आप देखोगे P/Q फॉर्म बनता है या नहीं। ऐसी संख्याओं को आपने देखा होगा सोल्व करके भी, इसको हम कैसे करते हैं? बार वाली को ये लिख देते हैं 27 एज इट इज़, उसमें से घटा देते हैं कौन सा नंबर जिसके ऊपर बार ना हो, क्योंकि 2 ही नंबर होंगे आपके पास, एक जिस पे बार नहीं होगा और एक जिस पे बार होगा। तो घटाना कौन सा आपने? जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 2। अच्छा, ये आपने घटा दिया। अब आप ये पूछेंगे जिस पे बार है उसका क्या करना है? उसका भी बताते हैं। उसके नीचे क्या लगेगा? जितने संख्याएं यानी जितने डिजिट है ना बार वाले, उतने 9 लगेंगे। यहाँ पे 1 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो यहाँ 1 9 लग जाएगा। अगर 2 होते तो 2 9, तो ये क्या आ जाएगा? 25/9। ये देखो P/Q बन गया ये तो इसका मतलब 2.777 ये लिखा हमने, या 2.7 की बार लिखा, ये भी P/Q बन गया। तो ये भी क्या है?
रैशनल नंबर हो गया। अब तो समस्या आ गई कि फिर इरेशनल नंबर कौन सा है। अब 2.435 लिखूँ, एक तरह से इसकी कोई लिमिट है ना, कहीं जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या एक तरह से आप याद रखने के लिए थोड़ा सा याद कर सकते हो शब्द को, पार, जिसका कोई पार हो। अपरिमेय जो अपार हो, जिसका कोई पार ही नहीं हो, ठीक है, या इरेशनल कहते हैं इंग्लिश में जिसको, इरेशनल, ठीक है। तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लिखूँ अपरिमेय संख्या क्या, जैसे 2.4372156743219 ऐसे चल रहा है। पहली बात तो इतनी छोटी नहीं है ये 2.9 की तरह कि आप 29/10 लिख दो। दूसरी बात, ये 2.77 जैसे रिपीट हो रहा है वैसे भी नहीं है, क्योंकि रिपीट हो रहा होता तो हम बार लगा देते और इसको फिर हम ऐसे सोल्व कर लेते। या और भी तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, जो आगे हम सीखेंगे। जैसे इसको x मान लेते हैं, फिर 10 से गुणा करते हैं उससे भी, तो इसका मान आ जाता है एटलीस्ट p/q फॉर्म में। पर इसका कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं हमें कहाँ तक जा रही है, रिपीट भी नहीं हो रहा जो बार लगा सके, ठीक है। तो इसका मान तो एक तरह से पता नहीं है हमें, अपार है, कहाँ तक जाए कोई पता नहीं है डेसिमल्स का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें वर्गमूल की कई संख्याएं भी आएंगी, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 7 है। इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे ना तो ये भी इसी तरह चलेंगे, रिपीट नहीं होंगे अक्सर। आप दशमलव में चले जाओगे, वर्गमूल निकालते रहना और ये चलता जाएगा। तो इसको भी क्या कहोगे आप, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर आप समझ गए। ये मान के चलो कि ज़्यादातर संख्याएं रैशनल हैं, क्योंकि ज़्यादातर संख्याओं को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो 2, 3, 4 ये इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो 5/7, 2/9, ये तो है ही p/q में, चाहे डेसिमल हो 2.7, 3.5, इनको भी लिख सकते हो p/q में, चाहे ऐसे दशमलव आगे फिर जिसमें अंक रिपीट हो रहे हैं, जैसे ऐसे हो 2.757575, उनको भी आप p/q में लिख दोगे। सिर्फ एक प्रकार के दशमलव बच गए जो ना तो रिपीट होते और ना ही ख़त्म होते, चलते ही जाते हैं, अपार, जिनका कोई पार ही ना हो, सिर्फ वो अपरिमेय संख्या है। याद रखने का बेहतरीन तरीका, ठीक है। और मैथमेटिकल टर्म में कहें तो p/q फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं हम, वो परिमेय हो गया, और जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय हो गया। दशमलव में बात करूं, दशमलव जिसका कहीं ख़त्म होता है, जैसे ये 7 पे ख़त्म हो गया, इसका हमें पता है तो 7 के बार लगा दिया, ख़त्म हो गया, तो इसको हम परिमेय बोल देंगे। जिसका हमें पता ही नहीं उसको अपरिमेय बोल देंगे। 4 का वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, 2 आ गया, बात ख़त्म हुई एक जगह, हम परिमेय बोल देंगे। इसका वर्गमूल निकालोगे, निकाल के देखना लंबा चलता जाएगा, कोई ख़त्म नहीं होगा, अपरिमेय बोल देंगे। तो इस तरह से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आगे हम इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है दोस्तों।